नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी के लिए एक अगला प्रैक्टिस पेपर सेट लेकर के आया हूं और इस प्रैक्टिस पेपर सेट में आप देखेंगे कि व्याकरण, खास मूल व्याकरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। सामान्य व्याकरण में जहां वर्णमाला है, मुहावरे भी मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, तो संधि मिल जाएगी, समास मिल जाएगा, कारक मिल जाएगा, क्रिया मिल जाएगी, विशेषण मिल जाएगा, क्रिया विशेषण मिल जाएगा। और ये सारे टॉपिक्स मैं समझता हूं कि मैंने कवर किया है। तो आज का ये वीडियो अगर आप छोड़ करके जाएंगे आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि ये जो सेट लेकर के आ रहा हूं बहुत मेहनत लगती है। कई बुकों से क्वेश्चन सिलेक्ट करना और फिर उनको देख रहे हैं हाथ से लिखना और लिख करके एक्सप्लेन करना व्याकरण के तथ्यों को, ये कोई आसान बात नहीं होती, काफी मेहनत लगती है। तो प्लीज मेरी मेहनत की कीमत चुकाने के लिए आप खाली इतना ही करिए कि वो लाइक का बटन दबा दीजिए और पूरी वीडियो देखिए। प्लीज पूरी वीडियो देखिए, शेयर करिए दूसरों तक। तो चलिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक आना चाहिए मित्रों आज। प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। कपाट का तद्भव शब्द है। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन तथ्यों को जहां जरूरी रहेगा वहां एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करूंगा, इसलिए घबराइएगा मत, बिल्कुल भी नहीं। खास बात मेरी यही रहती है कि मेरे हर एक प्रश्न पत्र में जहां भी आप देखेंगे क्वेश्चन को बिना एक्सप्लेन किए मैं डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट नहीं बता देता हूं। जो बहुत सरल है, जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, वहां जरूर मैं बता देता हूं कि ये विकल्प होगा, पर जहां जरूरत है एक्सप्लेनेशन की या व्याख्या की वहां मैं जरूर करता हूं। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कपाट का तद्भव शब्द है। तद्भव का मतलब है जो संस्कृत से बदल करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो कपाट का तद्भव शब्द हो जाएगा किवाड़, और यहां कोई ऐसा चीज नहीं है जो एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बी विकल्प सही होगा। कपड़ा हो नहीं सकता, कांटा और कमर से कपाट का कोई मतलब ही नहीं है। बी, अब बी विकल्प सही है। दूसरा देख लीजिए, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। खिड़की मित्रों देशज शब्द है, क्योंकि यह किसी और यानी विदेश का शब्द तो है नहीं। ठीक है, देशज यानी गांव देहात में बोला जाने वाला जो शब्द होता है उसे देशज शब्द कहते हैं। और ये तद्भव नहीं है, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप नहीं है, ये विदेशज नहीं है बल्कि ये देशज है। आगे आ जाइए। तीसरा प्रश्न, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं वाक्य में रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है। रेखांकित पद क्या है? अपने आप। अपने आप कौन सा सर्वनाम है? देखिए, अपने आप जो प्रयोग होता है वो खुद के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे मैं अपने आप घर की सफाई करता हूं, मैं अपने आप अपने कपड़े साफ कर लेता हूं, मैं अपने आप खाना बना लेता हूं। ठीक है, मैंने अपने आप सारा काम किया, मैंने कल तो अपने आप सब कुछ किया। तो ये जो अपने आप का सेंस है वह खुद के लिए प्रयोग करता है वक्ता, तो उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। यहां वह कोई नाम नहीं लेता, अगर वो नाम लेता तो संज्ञा हो जाती। यहां वो नाम के बदले में अपने लिए, अपने आप, स्वयं, आप ही इत्यादि शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा प्रश्न, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, देखिए, मैं और हम, ये जो दो सर्वनाम शब्द हैं, इनका प्रयोग जो किया जाता है वो उत्तम पुरुष में होता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? मैं और हम, वक्ता यानी बात करने वाला खुद के लिए प्रयोग करता है। मैं जब वो अकेला रहता है तब के लिए करता है, और हम शब्द का प्रयोग जब एक से अधिक होता है तब के लिए होता है। तो मैं और हम, ये जो दो शब्द हैं, इनकी रूप रचना अगर हम कम करें तो मैं का हो जाएगा मैंने, मुझको, मुझे, मुझसे, मुझ में, मुझ पर। ये मैं के रूप बदलते जाएंगे सर्वनाम का। ठीक है, तो ये जो मुझे है वो मैं का बदला हुआ रूप है। तो सर्वनाम शब्दों की जब रूप रचना लिखी जाती है, मेरी एक वीडियो है सर्वनाम शब्दों की रूप रचना, उसे देख लीजिएगा। तो मुझे जो है वक्ता या जो बात करने वाला है, स्पीकर है, वो खुद के लिए प्रयोग करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अच्छा, मैं और हम, ये जो दोनों शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। वक्ता जब जो शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है, जिस शब्द का प्रयोग वो बात सुनने वाले के लिए करता है, और जिसके बारे में बात हो रही है उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, इन सब सारे शब्दों को, यानी वक्ता के लिए प्रयोग किया गया शब्द मैं और हम,
श्रोता के लिए प्रयोग किया गया शब्द तुम और आप इत्यादि। अब तुम का भी रूप रचना, तुम शब्द की भी रूप रचना बहुत सारी हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह, ठीक है, वे इत्यादि का प्रयोग। तो इन सारे शब्दों का प्रयोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में ये सारे शब्द आ जाते हैं, वक्ता के लिए प्रयोग होने वाला, श्रोता के लिए और जिसके बारे में बात हो रही है उनके लिए, ठीक है। लेकिन वक्ता जब जो शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वो पुरुषवाचक का प्रकार होता है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुष, ठीक है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें ये पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा प्रकार होगा? उत्तम पुरुषवाचक। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। अब यहां देखिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी इसलिए मैंने किया। यह मध्यम पुरुष नहीं होगा, अन्य पुरुष नहीं होगा और कोई तो सवाल ही नहीं। 5वां प्रश्न देख लीजिए, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक कहा जा रहा है मित्रों क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण में क्या होता है? नाप तौल, ठीक है। परिमाण लिखा है, परिणाम नहीं है, गौर करिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी नाप तौल, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जब क्रिया की मात्रा बताते हैं, माप तौल उसके बताते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब अव्यय से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नॉन चेंजेबल वर्ड होता है, ये बदला नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको अव्यय भी कहते हैं। अब बात आती है कि इसमें क्या है, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है? क्षण भर जो है ये समय बता रहा है, तो ये कालवाचक हो जाएगा। निसंदेह, ठीक है, बिना किसी संदेह के, ये जो शब्द है ये कालवाचक तो हो नहीं सकता, स्थानवाचक हो नहीं सकता, परिमाण तो होगा नहीं, रीतिवाचक में रख सकते हैं। अब यहां परिमाण पूछा जा रहा है। अन्यत्र, अन्यत्र मतलब कहीं और, ये स्थान बता रहा है, ये भी नहीं हो सकता परिमाणवाचक। तो क्या होगा? अत्यंत। अब जैसे कहा गया कि कोई वाक्य बोला गया जहां देखिए अत्यंत जो शब्द होता है वो मात्रा बताता है, सीधी सी बात है। तो इस हिसाब से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये डी विकल्प सही है। आ जाइए 6वें पर, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है या प्रविशेषण है? तो देखिए ये तो धड़ाधड़ बिक रही है, ये बिक रही है, ये क्रिया है। इसकी व्याख्या यानी इसकी विशेषता बता रहा है धड़ाधड़ शब्द, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द तो क्रिया विशेषण होंगे, तो क्रिया तो होगा नहीं। प्रविशेषण तो विशेषण की विशेषता बताता है और ये विशेषण नहीं है बल्कि क्रिया विशेषण है, तो विशेषण भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ये क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण होगा। कौन सी क्रिया विशेषण? रीतिवाचक। आगे आ जाइए 7वां, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा। विद्वान शब्द का मित्रों विदुषी होता है, ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है। आ गया 8वां में, मैं खाना खा चुका था। चुका था, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड माई, क्या कह सकते हैं? फूड। आई हैड फिनिश्ड माई फूड, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड, तो वैसे जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में है मैं खाना खा चुका था, यानी क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी। पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है, क्रिया बहुत पहले जो की जा चुकी है उसके बारे में बता रहा है। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? आसन्न भूत नहीं होगा। ऐसा कार्य जो हुआ है लेकिन थोड़ी देर पहले हुआ है वो भूतकाल है, लेकिन जो कार्य थोड़ा पहले होता है वो आसन्न भूत में होता है। सामान्य भूत में जो क्रिया सामान्य तौर पर भूत में हो लेकिन ये पता ना चले कि वो अभी चल रही है, पूरी तरह से हो चुकी है या अभी अभी हुई है, ये सब पता नहीं चलता। सामान्य रूप से भूतकाल में होना पाया जाता है तो वहां सामान्य भूत होता है। तो आसन्न और सामान्य होने की कोई बात नहीं। संदिग्ध का मतलब होता है जहां संदेह हो, तो यहाँ कार्य में कोई संदेह नहीं, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि मैं खाना खा चुका था, यानी खाना खाने की खबर पूरी तरह से क्लियरली बताई जा रही है, तो यहाँ पूर्ण भूतकाल होगा। 9वां प्रश्न देख लेते हैं, राम की गाय चरती है। वाक्य में रेखांकित पद कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, इसमें राम
पद को जो है रेखांकित किया गया है। अब गौर करने की बात है, इसमें पूछा जा रहा है कि रेखांकित पद कौन सा कारक है, क्या वो कर्ता कारक है, कर्म है, संबंध है, अधिकरण है। तो हम एक एक करके चलते हैं। चरती है, ये क्रिया है, कौन चल रहा है, गाय चल रही है, न कि राम चल रहा है। राम चल सकता है, राम इंसान है और वो चरने का काम तो कर नहीं सकता। यहां गाय चल रही है तो गाय तो क्या हो गया, कर्ता, ठीक है। अब बात यह है कि फिर राम तो करता है नहीं, चरने का काम राम ने नहीं किया है, यानी कि राम करता नहीं है, तो पहला ऑप्शन गया, ठीक है। चरने का प्रभाव, ठीक है, क्या राम के ऊपर पड़ रहा है, यानी राम वाक्य का कर्म है, नहीं, कर्म भी नहीं है, ठीक है। राम को आधार मान करके क्रिया की जा रही है, ऐसी भी बात नहीं, अधिकरण भी नहीं है। राम क्या है, संबंध है। क्यों संबंध है वो समझ लीजिए। गाय का संबंध, यानी अब ये देखिए, कर्ता, कर्ता क्या होता है, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता या तो संज्ञा होगा, और अगर संज्ञा नहीं है तो संज्ञा की जगह पर आने वाला शब्द सर्वनाम होता है, ठीक है। ये बात आपको गांठ बांध करके रख लीजिए, मजा आएगी आपको ये प्रैक्टिस पेपर सेट मेरे साथ करने में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने साथ अन्य लोगों को भी जोड़िए, जो तमाम चैनलों पर, ठीक है, भेड़िया धसान कहते हैं बिहार और यूपी में, कि भेड़िया धसान की तरह से जहां कई भेड़े चढ़ जाते हैं वहां वो भी चले जाते हैं। जहां कई चैनलों पर मैंने देखा है कि एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ये चीजें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं। हालांकि मेरे पास कोई इंटरैक्टिव बोर्ड नहीं है, कोई टच स्क्रीन बोर्ड नहीं है, ठीक है, ऐसी सुविधाएं नहीं है। मैं 4-4, 5-5 घंटे लगाता हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए प्रैक्टिस पेपर सेट लाता हूं। उस मेहनत की कदर करिए, और एक्सप्लेनेशन आपको हर एक क्वेश्चन का मिलेगा और सही मिलेगा, क्योंकि मैं मेहनत करके स्टडी करके बनाता हूं। आगे तो संज्ञा और सर्वनाम कर्ता होता है। अब बात आती है कि इस राम का संबंध गाय से है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि यहां पर गाय का संबंध किससे है, राम से। तो जहां, ठीक है, संबंध, जिससे संबंध होता है वो संबंध कारक होता है, और संबंध कारक भी या तो संज्ञा होगा और या तो सर्वनाम होगा, क्योंकि ये बात पक्का फिक्स मान लीजिए कि कारक चाहे कोई भी हो, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, कुछ भी हो, ये जो है या तो संज्ञा होता है या तो सर्वनाम होता है। तो यहां जो राम है, राम की, इसीलिए देखिए यहां संबंध कारक की विभक्ति आया, का, की, के, यहां देखिए की आया है, ठीक है, कि किसके बाद आया, राम के। तो राम क्या है, संबंध कारक है। चलिए 10वां, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, कुर्सी, ये जो कुर्सी शब्द है वो किस कारक में है। अब बैठने का काम कौन कर रहा है, मास्टर जी तो करता हो गए, लेकिन इनको बैठने के लिए, यानी इस क्रिया के लिए आधार का काम कौन कर रहा है, कुर्सी, ठीक है। तो जो चीज आधार का काम करती है वो अधिकरण कारक होती है, ठीक है, वो संबंध नहीं हो सकती, यहां कोई संबंध की बात नहीं है। किसी के लिए काम नहीं किया गया तो संप्रदान कारक नहीं है, किसी चीज की मदद से काम नहीं किया गया बल्कि उसको आधार मान करके किया गया, ठीक है, वो बेस का काम कर रही है। तो जो चीज आधार का कार्य करती है क्रिया होने के लिए, क्रिया को, कर्ता को कार्य करने के लिए जो चीज आधार का काम करती है वह कहलाती है अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में या पर। देख लीजिए यहां पर लगा है, ठीक है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि, कई बार ऐसा होता है कि कारकों के बाद विभक्ति चिन्ह नहीं पाए जाते वाक्यों में, तो ये 100% मान के मत चलिए कि जिस कारक की विभक्ति चिन्ह आएगा उसके पहले वाला जो शब्द रहेगा वो हम वही कारक मान के चलेंगे जिसका विभक्ति चिन्ह रहेगा। ये चीज आप उसको ट्रिक मत समझ करके चलिए, प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। आगे आ जाइए, तो यहां पर क्लियर हो गया अधिकरण कारक। अब 11वां देख लीजिए, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निर्देशक चिन्ह विराम चिन्ह होता है। ये देखिए इस तरह से लंबी लाइन होती है निर्देशक चिन्ह का, लाघव में एक डॉट दिया जाता है, जैसे हमने कहा पंडित, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित लिखने के लिए जब हम पूरा शब्द नहीं लिखते तो आगे बगल में डॉट लगाते हैं, वो कहलाता है लाघव चिन्ह। हम कहते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर ना लिख करके ऐसे डॉ के बाजू में एक डॉट लगाते हैं, बगल में एक डॉट लगाते हैं, इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। उपदेशक चिन्ह और विवरण चिन्ह, उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता मित्रों, विवरण चिन्ह होता है। विवरण चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है। मुझे याद है बचपन में जो हम लोगों के टीचर जब हम लोगों को कोई चीज लिखवाते थे, बुलवाते थे, ठीक है, ओरली डिक्टेट करते थे, तो वहां पर वो कहते थे कि विवरण चिन्ह लगाइए और उसके नीचे विवरण दीजिए, ठीक है। तो ये विवरण चिन्ह कहा जाता था, हेडिंगों के बगल में ज्यादातर ये लगाया जाता था। उपदेशक ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, उपदेशक कोई प्रकार नहीं होता।
आगे आ जाइए। 12वां प्रश्न, इलायची। तो इसके ऊपर वाले में क्या है, सी विकल्प सही है। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है। इलायची बांटना तो मतलब क्या, हम जेब में इलायची रखें और जो आया भैया ये इलायची आप खा लीजिए, आपका मुंह का जो दुर्गंध है वो दूर हो जाएगा, मुंह सुगंधित हो जाएगा। तो वो फालतू बातें नहीं है, ये इसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना है, इसका भावार्थ क्या है। तो इलायची बांटना का अर्थ धोखा देना तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, प्रभावित करना, कभी कभी ऐसा लग सकता है कि शायद प्रभावित करना हो सकता है, या अपर्याप्त वस्तु होना, तो अपर्याप्त वस्तु वाली बात भी नहीं है यहाँ, ये दोनों में डाउट हो सकता है। तो यहाँ देखिए बी विकल्प सही होगा कि जब हम किसी को इलायची बांटते हैं यानी कि हम दावत देते हैं। दावत देना इसका भाव लिया गया है और दावत देने के अर्थ में यह प्रयोग किया जाता है। 13वां देख लेते हैं, अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा का अर्थ है क्या भाई, अंडे का शहजादा मतलब कि क्या कोई अंडे का गोदाम बना करके रखा है कि उसका शहजादा हो गया है, ऐसी बात नहीं है। और न तो अंडे का कोई बेटा होता है कि हम कह सकते हैं कि वो उसका शहजादा है। तो शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कमजोर व्यक्ति इसको नहीं कहा जा सकता। एक बार समझ में आ सकता है कि शायद जो अंडे से निकला हुआ इस सेंस में है तो कमजोर व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है। अनुभवी व्यक्ति, अगर हम ये सोचते हैं कि आदमी जस्ट अंडे से निकला है मतलब जस्ट पैदा हुआ है, तो वो अनुभवी व्यक्ति कैसे हो सकता है, वो अनुभवी व्यक्ति हो नहीं सकता। कमजोर व्यक्ति का कहा जा सकता है, लेकिन यहां पर उस अर्थ में ये प्रयोग नहीं है। अब चालाक व्यक्ति भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर वो अंडे से पैदा है यानी जल्दी जन्म हुआ है, कहने का तात्पर्य यह है, तो वो चालाक कैसे हो सकता है। अनुभवहीन व्यक्ति यानी ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल मतलब अभी पैदा हुआ है, उसने दुनियादारी देखी नहीं है, कहने का मतलब वो अंडे का शहजादा है। देखिए अर्थ इससे थोड़ा थोड़ा निकलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो अनुभवहीन है, उसके पास अभी कोई अनुभव नहीं है। चलो हम प्रश्न देखते हैं, नाक का बाल होना। नाक का बाल का मतलब क्या है। नाक का बाल, हर व्यक्ति के नाक में बाल होते हैं ताकि जो हम सांस खींचते हैं वो शुद्ध होकर के हमारे फेफड़ों में पहुंचे। अब लेकिन नाक का बाल का मतलब वो तो सामान्य अर्थ हो गया, इसका विशेष अर्थ क्या है, मुहावरे का अर्थ क्या है। क्या शत्रु होना, नहीं, इसका अर्थ नहीं लिया जाता। नाक में बीमारी होना, भाई नाक में बाल होने से कोई बीमारी तो होती नहीं है। अकारण प्रिय होना, ठीक है, या दरियादिल होना। तो देखिए नाक का बाल होना दरियादिल का अर्थ नहीं, इसका अर्थ विशेष लिया जाता है अकारण प्रिय होना, ठीक है। यानी नाक का बाल होना का मतलब है कि वो ऐसा बाल है कि उसको हम हमेशा के लिए निकाल नहीं सकते, ठीक है, वो हमारे लिए जबरदस्ती प्रिय बन गया है। तो कहने का मतलब है कि अकारण प्रिय हो गया है, यानी ये विशेष अर्थ में इसको लिया जाता है। थोड़ा मैंने इसको इसलिए समझा दिया ताकि एक ट्रिक से आप दिमाग में रखें उसको, और कोई बात नहीं है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं लगती है मुहावरे में। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता भैया जयशंकर प्रसाद जी हैं, कबीरदास नहीं है, प्रेमचंद्र नहीं है, सूरदास नहीं है। तो प्रेमचंद्र गबन गोदान निर्मला कर्मभूमि रंगभूमि इत्यादि उन्होंने लिखा है। सूरदास सूरसरावली, ठीक है, साहित्य लहरी इत्यादि लिखा उन्होंने। कबीरदास का बीजक है जिसके 3 पार्ट हैं, साखी शबद रमैनी, तो उन्होंने भी नहीं लिखा। जयशंकर प्रसाद ने लिखा था महाकाव्य कामायनी, जिसमें 9 सर्ग हैं। चिंता सर्ग मैंने पढ़ा था कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़िया चेतन। तो ये कामायनी का ही मैं बता रहा हूँ आपको, कामायनी मैंने पढ़ी है, सारे सर्ग तो नहीं पढ़े हैं, थोड़े पढ़े हैं, तो बहुत अच्छी आज लिखा गया है और उसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। 30 प्रश्न है इस सेट में, 30 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और एक से एक विकट और बेहतरीन क्वेश्चंस, जहां मैं व्याख्या करूंगा। आपको तो घबराने की जरूरत नहीं, पूरा बना रहिए लास्ट तक। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। अब मित्रों आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। 16वां प्रश्न दिया गया है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो गौर करने वाली बात है, यहाँ विकल्प दिया गया है तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ और कंठोष्ठ। तो ओ की पहली बात हम जान लेते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई। जब अ में उ मिलाया जाता है तो ओ बनता है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है। तो कंठ और ओष्ठ मिलाकर के कंठोष्ठ हो गया। जहां से ओ का उच्चारण होता है वहीं से औ का भी होता है, तो डी विकल्प सही है। ओ और औ कंठोष्ठ वर्ण है। अब आ जाइए 17वें प्रश्न पर, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है।
तो घ का उच्चारण पहले जान जाइए कि घ किस तरह का वर्ण है। घ जो है वो क वर्ग का वर्ण है। क ख ग घ अंग, तो ये 5 अक्षर क वर्ग के हैं और क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, इसलिए घ का उच्चारण स्थान जो कंठ ही होगा। अब 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। जान जाइए कि जो हमारे हिंदी वर्णमाला के वर्ग हैं क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग के उच्चारण स्थान क्या है। तो ये बताने से पहले सबसे बड़ी बात ये जान जाइए कि ये जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के जो दूसरे और चौथे अक्षर हैं ये महाप्राण होते हैं, और पहले, तीसरे और जो 5वें वर्ण हैं ये अल्प प्राण होते हैं। इसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन जो हैं श, श, स, ह, ये महाप्राण होते हैं, और यहां तस्थ व्यंजन जो होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं। तो अब देख लीजिए कि यहां पर जो वर्ण लिखा गया है ये क्या लिखा गया, यहां लिखा गया थ। त वर्ग का जो है दूसरा अक्षर है, इसलिए त जो है महाप्राण हो जाएगा। क तो पहला अक्षर है, पहला अक्षर तो अल्प प्राण होता है। इसी तरह से च पहला अक्षर है, च भी अल्प प्राण हो जाएगा। तो क और च तो होंगे नहीं। व क्या है, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होता है, और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होता है, इसलिए व भी नहीं होगा। तो थ जो है यानी विकल्प ए जो है वो सही है, महाप्राण वर्ण जो है थ है। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। ट वर्ण में किस प्रकार के व्यंजन हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत। तो यहां उच्चारण स्थान देख लीजिए। क का उच्चारण स्थान यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च का तालु है, ट का मूर्धा है, त का दंत है, प का ओष्ठ है। तो देखने की बात यह है कि ट का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा जान लीजिए कौन सा प्लेस होता है, कंठ तो ये गला है, कंठ के ऊपर हम आए जाएंगे तो हमारा जो तालु है, पैलेट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये जो ऊपरी संरचना है, ऊपर का जो भाग होता है चिकना वाला, वो होता है तालु। अब मूर्धा जान लीजिए जो ऊपर का जबड़ा है, दांत, अंदर से दांत के जो मसूड़े होते हैं ऊपर वाले दांत के, थोड़ा और ऊपर हम जाते हैं तो खड्डे खड्डे वाली संरचना दिखाई देती है। जीभ को स्पर्श करा करके आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर के दांत जो हैं, अंदर से उनके मसूड़ों के ऊपर की जो खड्डे वाली संरचना है उसी को हम कहते हैं मूर्धा। तो ट वर्ग जो पूरे अक्षर हैं ट वर्ग के, ट, ठ, ड, ढ, अण, सबका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं। 20वां प्रश्न देख लीजिए। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो श्री कामता प्रसाद जी जो है बहुत पहले, यानी कि आप समझ लीजिए कि नागरी प्रचारणी जो सभा थी, ठीक है, उस समय के समय में, ठीक है, इन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक लिखी थी, और उस व्याकरण की पुस्तक में इन्होंने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है, और इन्होंने कहा है कि बहुत सारे विराम चिन्ह जो हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं हिंदी में। आ जाइए 21वां प्रश्न देख लीजिए। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। देखिए वाक्य में जो शब्दों का क्रम निर्धारित हो, भाषा, छंद और अलंकार से नहीं होता, बल्कि पदक्रम से होता है। तो हिंदी व्याकरण में पदक्रम का एक नियम है, यानी किसी भी तरह से आप किसी भी पद को सेट करके या लगा करके आप वाक्य नहीं निर्माण कर सकते, बल्कि वाक्य निर्माण के लिए एक फिक्स नियम है कि किस पद को कहां पर लगाया जाएगा। जैसे हिंदी वाक्यों में सामान्यतया मतलब मुख्यतः अगर हम देखें सामान्य वाक्यों में, तो सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, और फिर लास्ट में क्रिया आती है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया कि राम पुस्तक पढ़ता है, यहां पढ़ता है क्रिया है, पुस्तक कर्म है, और राम जो है वो कर्ता है। तो राम कर्ता पहले लिखा जाएगा, फिर पुस्तक यानी कर्म लिखा जाएगा,
फिर पढ़ना यानी कि क्रिया लिखी जाएगी। तो सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। वाक्य निर्माण या वाक्य संरचना का सामान्य जो पदक्रम नियम है वह यही है। तो वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित किस चीज से होता है? पदक्रम से होता है। ए विकल्प सही है। 22वां प्रश्न देख लीजिए, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द के पहले समझ लीजिए कि संरचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़, अब एक एक करके तीनों को समझ लीजिए। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो वर्षों से परिपाटी में या पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे प्रयोग में आते हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, घर है, आदमी है, बाल लड़का है, ठीक है, सड़क है। ये सब जो हैं ये रूढ़ शब्द हैं जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं प्रयोग में, और इनको लंबे समय से प्रयोग करने के कारण ये रूढ़ बन गए हैं, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब आ जाइए यौगिक। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जब दो शब्द, ठीक है, दो शब्द मिलकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं तो यौगिक शब्द हो जाते हैं। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जहां पर दो शब्द तो मिलते ही हैं यौगिक की तरह से। अब यौगिक में सिर्फ दो शब्द मिलते हैं, लेकिन योग रूढ़ में शब्द भी मिलते हैं और अपना विशेष अर्थ भी बनाते हैं या किसी तीसरे अर्थ की तरफ इशारा भी करते हैं। तो योग रूढ़ शब्द यहाँ कौन सा है? पीला और नाक जो है ये तो रूढ़ शब्द है। रूढ़ मतलब वर्षों से जो चले आ रहे हैं। घुड़सवार यौगिक शब्द है क्योंकि इसमें दो शब्द मिला हुआ है, घुड़ और सवार। तो घोड़ा और सवार ये दो शब्द मिलकर के घुड़सवार बना है, यौगिक शब्द है। लंबोदर जो है वो योग रूढ़ है क्योंकि यहाँ दो शब्द मिला है, लंबा और उदर मिलकर के लंबोदर बना है, जो तीसरे पद या तीसरे अर्थ का बोध करा रहा है, और वह जो है वह अर्थ है गणेश भगवान का। यानी लंबोदर से हम गणेश या गणपति का ध्यान करते हैं। तो लंबोदर कहते ही हमारे सामने एक अलग चित्र उभर करके आता है। तो लंबोदर शब्द जो है वो योग रूढ़ है, जिसमें योग है शब्दों का और एक विशेष अर्थ के लिए वो रूढ़ बन गया है। आगे देख लेते हैं 23वां। तो यहां पर सी विकल्प सही था। 22वें में 23वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा? रूढ़ शब्द के बारे में मैंने आपको बताया कि जो वर्षों से चले आ रहे हैं। पंकज शब्द जो देखिए पहला विकल्प ये रूढ़ नहीं है बल्कि योग रूढ़ है, क्योंकि पंक मतलब होता है कीचड़ और ज मतलब उत्पन्न होने वाला। तो पंकज का सामान्य अर्थ अगर हम देखें दोनों पदों को मिला करके तो होता है कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, लेकिन यह पंकज शब्द विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है और वह है कमल। तो यह योग रूढ़ है। विद्यालय जो है यौगिक शब्द है क्योंकि इसमें दो पद मिले हुए हैं, विद्या और आलय, ठीक है। जलज जो है ये योग रूढ़ शब्द है क्योंकि जल और ज ये दो चीजों से मिलकर के ज जो है यहाँ प्रत्यय के तौर पर लग गया है। एक तरह से कहें तो ज मतलब उत्पन्न होने वाला और जल यानी पानी या नीर। तो जो पानी में उत्पन्न हो विशेष अर्थ के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ये कमल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी योग रूढ़ है। हमें क्या ढूंढना है? रूढ़ शब्द। कमल देखिए रूढ़ शब्द है जो पहले से चला आ रहा है, तो डी विकल्प जो है वो सही होगा। 24वां देख लीजिए। 19 शब्द में उपसर्ग है। 19 की स्पेलिंग या वर्तनी पर मत जाइएगा कि यहाँ उ लिखा गया है फिर आधा ना लिखा गया है। इसका मतलब जो इसमें उपसर्ग लगा है यानी जो शब्दांश लगा है वो उ और आधा ना है, ये गलत हो जाएगा। इसमें उ और पूरा न यानी छोटा उ और पूरा न लगा है। उन, ठीक है। उन का मतलब होता है एक कम। 19 मतलब 20 में एक कम, ठीक है। तो ये सी विकल्प सही होगा। आ जाइए 25वें प्रश्न पर। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। तो शब्द शक्ति जान लीजिए 3 होती है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। कभी आपको बता दूंगा कि अविधा क्या होती है, लक्षणा क्या होती है, व्यंजना आज बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तत्सम जो है देखिए ये संस्कृत के शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, वो शब्द शक्ति नहीं है। तो यहां पूछा गया है कि शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, तो आप बी पर लगाएंगे। शब्द शक्ति के 3 प्रकार ये हैं, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। तत्सम जो है वो शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, तो बी विकल्प सही होगा। 26वां प्रश्न देख लेते हैं। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अब आश्रित उपवाक्य जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि संरचना के आधार पर यानी रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य।
तो सरल वाक्य जो होता है उसमें तो एक क्रिया होती है, कर्ता एक से ज्यादा हो सकता है, चलेगा, ठीक है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक से ज्यादा वाक्य नहीं, उपवाक्य मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं, वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। तो मिश्र वाक्य में जो होते हैं कई उपवाक्य मिलते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक वाक्य का यहां उदाहरण दे देता हूं। जैसे लिखा गया कि राम ने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। राम ने कहा कि, अब हैंडराइटिंग पर ध्यान मत दीजिए, यह वाक्य जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। राम ने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इसमें राम ने कहा जो है ये एक उपवाक्य है और दूसरा वाक्य ये की से लेकर के जाऊंगा तक है, ठीक है। अब गौर करिए, ये दोनों जो पार्ट हैं, ये दोनों जो हिस्से हैं वो अपने आप में अधूरे हैं। राम ने कहा अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब कि राम ने कुछ तो कहा, और कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा यानी कि की मैं कल दिल्ली जाऊंगा यानी किसने बोला है, क्या है, वो बात अधूरापन लग रही है। की से कोई वाक्य तो स्टार्ट नहीं होता, तो यानी ये दोनों उपवाक्य है। इस उपवाक्य में ये वाक्य जो है, ये उपवाक्य जो है ये प्रधान उपवाक्य है, और ये उपवाक्य जो है ये इसके ऊपर, इस उपवाक्य के ऊपर ये वाला उपवाक्य डिपेंड है। राम ने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो उपवाक्य होते हैं जो दूसरे के ऊपर, यानी ये मिश्र वाक्य में ही एक उपवाक्य ऐसा रहेगा जिसकी क्रिया को मुख्य क्रिया मान लिया जाता है, और दूसरा उपवाक्य जो होता है उसकी क्रिया को पहले वाले उपवाक्य की क्रिया पर आश्रित कर दिया जाता है, डिपेंड कर दिया जाता है। तो जाऊंगा क्रिया को कहा क्रिया के ऊपर आश्रित कर दिया गया है, यानी ये उपवाक्य जो है वो इस उपवाक्य पर आश्रित है, डिपेंड है। तब जिसके ऊपर डिपेंड रहता है उसको प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ये प्रधान हो गया और ये आश्रित हो गया, ये आश्रित उपवाक्य। अब ये जो हम किस वाक्य के बारे में बता रहे हैं आपको, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में ये चीजें आपको मिलती हैं। तो ये जो आश्रित होता है ये तीन तरह का होता है, संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण। ये तीन तरह के होते हैं। इस हिसाब से तीन पर हम टिक करेंगे, यानी सी विकल्प जो है वो सही होगा। किसी दिन आपको आश्रित और प्रधान उपवाक्य के बारे में एक वीडियो प्रॉपर बना करके लाऊंगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं ऐसे बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपको यूं ही टिक मार्क पर या किस विकल्प को सही करना है ये न बता करके उसके अंदर छिपी हुई गूढ़ चीज को भी बता दूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप बीच में छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है। ये चीजें आप दूसरे चैनलों पर नहीं पाएंगे। 27वीं चीज देख लीजिए, बारहसिंहा शब्द में समास है। देखिए बारहसिंहा शब्द को देख करके आप इसका जो पूर्व पद है, पहला पद जो है वो 12 पर मत जाइए कि ये संख्यावाची है, तो यहां पर द्विगु समास होगा। अगर द्विगु समास होता तो इन विकल्पों में से कहीं ना कहीं द्विगु समास लिखा रहता, लेकिन यहां द्विगु समास नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ खास छिपा हुआ है। देखिए भले ही इसका पूर्व पद आपको लग रहा है कि यह है, लेकिन पूरे पद को यानी समस्त पद को ध्यान दीजिए। क्या 12 सिंहों का समाहार कोई चीज होती है? कोई चीज नहीं होती, बल्कि यह 12 सिंहा एक विशेष जानवर की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। यह एक विशेष जानवर यानी एक तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहा है, जो विशेष जानवर है, ठीक है। तो यह बहुव्रीहि समास होगा, यह विकल्प सही होगा। आ जाइए 28वां प्रश्न पर। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। कौन सा अव्यय? संयोजक अव्यय। यह संधि नहीं है, उपसर्ग नहीं है, अन्वय नहीं है, बल्कि अव्यय है। अव्यय चार तरह के होते हैं मित्रों, ध्यान दे दीजिए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चार तो मुख्य हैं, एक और जुड़ गया है उसमें निपात। ये पांच जो हैं वो अव्यय होते हैं। तो ये अथवा कौन सा अव्यय है ये भी सुन लीजिए। अव्यय तो है ये, लेकिन कौन सा अव्यय है? ये संयोजक अव्यय है। और, तथा, एवं ये सब जो हैं ये संयोजक अव्यय में आते हैं। आ जाइए, डी विकल्प सही होगा। 29वां प्रश्न, सेकंड लास्ट। रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? धातु से तात्पर्य यहां क्रिया से है। अब देख लीजिए यहां रचना की दृष्टि से ये क्रियाएं कितने तरह की होती हैं। एक तो होती है अकर्मक, यानी जिसमें कर्म ना हो, वह क्रिया जो बिना कर्म के लिखी जाती हो। दूसरी है सकर्मक,
यानी वह क्रिया जो कर्म के साथ में लिखी जाती है। तीसरी वह होती है जो दो दो कर्मों के साथ लिखी जाती है, यानी द्विकर्मक क्रिया। तो रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हो जाते हैं? 3 भेद हो जाते हैं। सी विकल्प जो है वो सही होगा। 30वां और अंतिम प्रश्न देख लीजिए, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। बी विकल्प सही होगा। सुन लीजिए नाम भी उनका, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमद भूत। ये 5 भूत काल के प्रकार हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये 3 मुख्य काल हैं। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो मैं समझता हूं आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको सुबह 9 बजे आप देखेंगे। मैं अब अपलोड करूंगा थोड़ी देर में, और इस समय बज रहे हैं रात के लगभग 2:40। आप सोच सकते हैं मैंने कितना हार्डवर्क किया है। 9 बजे से कंटिन्यू मैं ये 16 से लेकर के 29 क्वेश्चन तक बना रहा हूं, और कई बार कैमरा जो है 5 मिनट की रिकॉर्डिंग करके बंद हो जा रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं इतना थक गया हूं कि कुछ पूछिए मत। अब इतने के बाद भी, इतनी सच्चाई बताने के बाद भी अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं आपको, निवेदन के अलावा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और ये रियलिटी है, ठीक है। और अगर रियलिटी जानना चाहते हैं तो मैं यहां बगल में लगी हुई ये बोर्ड के बगल में घड़ी है, वो भी दिखा देता कि रात में कितने बज रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज मेरी मेहनत को सार्थक करिए, और वो सार्थक कब होगी? जब आप इसे दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों तक शेयर करेंगे। शेयर करने के साथ साथ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। और क्या, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल की घंटी यानी घंटी के निशान को दबा लीजिए, क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।